धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के खास सेगमेंट बात जनता की में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि अरोड़ा। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो गहमा गहमी ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर है उस पर बात करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, हमारे साथ हैं मयंक गोयल जी जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके जिम्मे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भावी कैडर को तैयार करने की है, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय औदित्य जी जो देश के तमाम बड़े अखबारों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आगामी 6 महीने में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर उठापटक, गहमा गहमी, खींचतान शुरू हो चुकी है। मतदाताओं को लुभाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक खास बात इस बार जो देखने में नजर आ रही है वो ये है कि ओबीसी मतदाताओं, दलित मतदाताओं और इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं के बाद सबसे अधिक फोकस कहीं है तो वो है ब्राह्मण मतदाताओं पर। हालांकि ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर सरकार बनाने का प्रयोग जमाने तक होता रहा है। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में कांग्रेस ने ये समीकरण तैयार करके अपनी सरकारें बनाई हैं। लेकिन खास तौर पर जो ये प्रतिलक्षित हुआ, जो सामने नजर आया 2007 में जब बसपा ने सतीश मिश्रा के नेतृत्व में इस तरह का एक प्रयोग किया और अपनी सरकार बनाई। हालांकि 2012 में ये प्रयोग बसपा का विफल रहा और बताया गया कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इस बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार इस समय चल रही है योगी जी के नेतृत्व में, इस पर तमाम तरह के आरोप हैं ब्राह्मण विरोधी होने के। कोई कहता है कि ये ठाकुरों की सरकार है, कोई कहता है ये ब्राह्मणों विरोधी सरकार है। तमाम ऐसी हत्याएं गिनाई जाती हैं जो ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.5 साल में हुई हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की इस ब्राह्मण राजनीति पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात को ले जाना चाहता हूं मयंक गोयल जी की तरफ। तो मयंक जी, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश में इस समय ठाकुरों की सरकार है या ब्राह्मण विरोधी सरकार है, और इसका अपनी छवि सुधारने के लिए आपकी पार्टी जितिन प्रसाद को लेकर आई है और तमाम तरह की बैठकें ब्राह्मणों के बीच में की जा रही हैं? क्या कहना है आपका? क्या नीति है ब्राह्मणों को लेकर आपकी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी में किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी पंथ की कोई विशेष नीति नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी के साथ में जो दूसरी बात है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अर्थात जितना जिस कास्ट के साथ में जितना जिसका वोट है उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मिलता रहा है। उदाहरण के तौर पर हमारे शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। हालांकि वो कभी उन्होंने अपने को ऐसे ब्राह्मण नेता प्रोजेक्ट नहीं किया, वो जीवन में कभी किसी ब्राह्मण रैली में नहीं गए, परंतु वो ब्राह्मण थे, यथार्थ है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती जनसंघ, उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय, उन दोनों ने भी जीवन में कभी नहीं कहा कि हम ब्राह्मण नेता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हिंदू नेता भी नहीं कहा, उन्होंने देश का नेता कहा। नेता कभी अगड़े का, पिछड़े का, ओबीसी का, एससी का नहीं होता। नेता प्रतिनिधित्व करता है तो सभी समाज का, सभी वर्गों का करता है। और उसी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली। परंतु जितिन प्रसाद जी आए या कोई भी आए, आज जब सब पार्टियों में भगदड़ है, वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, उन पार्टियों के जितने भी जनाधार वाले नेता हैं वो अपनी पार्टी से बेइज्जत और ह्यूमिलेशन सह के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है।
परंतु एक बात बिल्कुल सच है, चाहे वो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हो, चाहे उसके अलावा श्रीकांत शर्मा जी हो, चाहे उसके अलावा हमारे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हो, चाहे हमारे राम नरेश अग्निहोत्री जी हो, एक तमाम हमारे ऐसे ब्राह्मण नेता पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश में है। इतना ही नहीं, अगर आप उपेंद्र तिवारी, नीलकंठ तिवारी, सतीश चंद्र द्विवेदी हमारे बेसिक शिक्षा के मंत्री, मेरे कहने का अर्थ है, मैं नाम क्यों गिनवा रहा हूं, ये कोई आज नहीं आए, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी समाज को हिस्सेदारी मिल रही है। और इतना ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा है, यदि पिछले 10 प्रदेश अध्यक्ष आप निकालें, रमापति राम त्रिपाठी जी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी, और उसके अलावा कलराज मिश्र जी, उसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, और तमाम महेंद्र नाथ पांडे जी, मेरे कहने का अर्थ यह है कि पिछले 10 में से हमारे 6 या 7 अध्यक्ष आपको ब्राह्मण समाज के मिल जाएंगे। मैंने शुरू में भी कहा कि आज कोरोना के बाद में उत्तर प्रदेश को, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के मॉडल को माना गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, आप खुद अखबार नवीज हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, पाकिस्तान के डॉन अखबार ने कहा कि हमको योगी सरकार से उत्तर प्रदेश के बराबर लगभग जनसंख्या पूरे पाकिस्तान की है। और जिस शानदार तरीके से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़कर कोरोना पर विजय पाई, आज यदि तीसरी लहर भगवान न करे आती है, तो उसको लेकर जिस प्रकार से व्यापक तैयारियां हो रही हैं, जिस प्रकार से गुंडा राज और भ्रष्टाचार के ऊपर शानदार अंकुश लगाया योगी जी ने। नहीं मयंक जी, योगी सरकार की परफॉर्मेंस पर हम अभी आज बात नहीं करें, क्योंकि परफॉर्मेंस को तो जनता चेक करेगी भावी चुनावों में। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ठाकुरों की सरकार है और ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, इसमें चुन चुन कर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और ब्राह्मण कमेटियां, सम्मेलन देश भर में, प्रदेश भर में इस मुद्दे पर होते रहे हैं, हो भी रहे हैं, और खास तौर पे सभी पार्टियां इस मुद्दे को इशू बना रही हैं। इस पर आपको किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई आपकी ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है या क्या ये सचमुच ठाकुरों की सरकार है? मैंने निवेदन किया, योगी जी को किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब से जोड़ना बहुत गलत बात है। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, अपने पिताजी के लिए मुखाग्नि देने को मना कर दिया, केवल कोरोना काल में सेवा करते रहे, लगातार 24 करोड़ जनता ही उनकी माई बाप है, ऐसा व्यक्ति जो कि हर एक जनता के एक आदमी के लिए जो लगातार 24 घंटे अहर्निश काम कर रहा है, उसको जाति बंधन में नहीं बांधना चाहिए। उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, इसलिए ये बात को मैं बिल्कुल खारिज करना चाहता हूं। किसी जाति के नेता नहीं है, वो समस्त उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के नेता है। और जहां तक बसपा की बात है या बाकी जाति, बाकी लोगों की बात है, ये नारा किसने दिया? बनिए बामन ठाकुर छोड़, बाकी सब है DS4। ये नारा किसका था? ये नारा मेरा तो नहीं था, ये नारा तो बसपा का है और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लिखते रहे हैं। और कांग्रेस वाली कल्चर नहीं है भाजपा में कि आएगा तो गांधी, जाएगा तो गांधी, रहेगा तो गांधी, नहीं रहेगा तो गांधी। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हमारे तो नितिन गडकरी जी से लेके तमाम ऐसे अध्यक्ष हैं, और हमारे OBC भी बने, SC भी बने, ठाकुर भी बने, तमाम जाति। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर आप कहेंगे मैं जाति की बात कर रहा हूं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, परंतु वो छोटे से सूबे हिमाचल से आते हैं, काबिलियत थी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तमाम हमारे नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अटल जी, आडवाणी जी, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब की यदि आप जाति की बात करें, सारे ब्राह्मण थे। परंतु इसलिए नहीं बने कि ये ब्राह्मण थे, इसलिए बने ईमानदारी से काम किया, कैडर बेस्ड पार्टी बने। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो समाजवादी पार्टी यादव बनेगा, सेकंड पे रहेगा तो यादव, थर्ड पे रहेगा तो यादव, महासचिव बनेगा तो यादव, बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो बहन जी नहीं रहेंगी तो उनका भतीजा, लोकदल में चौधरी चरण सिंह, उनके बाद में उनका बेटा, उनके बाद में, ये काहे का लोकतंत्र है? नहीं ठीक है मयंक जी, मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि पार्टी की जो घोषित लाइन है उससे एक शब्द भी आप लेफ्ट या राइट नहीं बोलने को तैयार। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी पार्टी की बात को बड़े प्रमुखता से रखा। मैं सतीश शर्मा जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं के बड़े चेहरा हैं, उनसे जानना चाहता हूं, सतीश जी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में फिर ब्राह्मण राजनीति उफान पर है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग 10% मतदाता उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के हैं
और सभी पार्टियां उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही हैं। और आपकी पार्टी ने भी प्रियंका गांधी को इस बार मैदान में आगे उतारा हुआ है। बेशक वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री ना होते हुए भी वो पार्टी की नेतृत्व कर रही है, पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति क्या कांग्रेस भी करने जा रही है इस बार? रवि जी, पहले तो धन्यवाद आपका। अभी मयंक जी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस पार्टी वो बार बार ये कह रहे थे कि आगे भी गांधी, इधर भी गांधी, जब देखो जब गांधी, एक परिवार पर आक्रमण करते हैं भारतीय जनता पार्टी। माननीय मयंक जी, आपको ज्ञान होना चाहिए कि अभी आपकी जब से पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, 2 बार आपने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को बनाया है, राजनाथ सिंह जी को बनाया है, आपने राम प्रकाश गुप्त जी को बनाया है, अब योगी जी को बनाया है। आपने कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश में जो आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? देश की बात छोड़िए, पहले प्रदेश की बात करें। आप ये बताइए कि प्रदेश के अंदर क्या आपने जाति का था जिसकी जितना भागीदार उतनी हिस्सेदारी जिन लोगों का उनकी ब्राह्मणों से ज्यादा है। और आज योगी की सरकार में जो ब्राह्मणों के साथ गुजर रही है, पूरे प्रदेश के अंदर ब्राह्मण जाग चुका है और वो जान चुका है कि इस योगी सरकार में जो अन्याय, अत्याचार, हत्याएं जितनी भी हो रही हैं वो सब ब्राह्मणों की, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई हो। सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ, जो विकास दुबे थे कानपुर वाले, जिनका वो कर दिया, वो क्रिमिनल थे, मेरी कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके परिवार में जो जब 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले बहू बन करके आई, उसका क्या जुर्म था? क्या वो आतंकवादी थी? वो क्रिमिनल थी? क्या उसने गोलियां चलाई थी? जो आज तक जेल में बंद है। और कहां पर, चाहे ब्राह्मण पत्रकार हो चाहे वो हो, हालांकि कांग्रेस ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की, वो सभी जातियों को लेकर के, और उसने हमेशा इस देश के विकास में, इस प्रदेश के विकास में हमेशा काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे। ये बता सकते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया? 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, मायावती नहीं है तो वो भी जितनी बार भी बनी है सरकार उनकी, वो खुद बनी है या उनके परिवार में ही घूमती रहती हैं, उनके परिवार में ही से अलग ही नहीं हटते हैं। कांग्रेस तो सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर के चलती है और समाज का विकास के रूप में चलती है, वो गुंडागर्दी के आधार पर नहीं। जिसको ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी समाप्त कर दी, मैं समझता हूं कि और प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ गई और ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। मेरा तो एक ब्राह्मण होने के नाते मैं तो ये जानता हूं कि आज भी ब्राह्मण समाज भी ये चाहता है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। मैं बात अब करना चाहूंगा अजय औदित्य जी से। अजय जी, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस चुनाव जो हमारे इस बार होने जा रहे हैं 2022 के, इसमें बसपा किस तरह से सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में परशुराम की मूर्तियां लगवा रही है, और कांग्रेस किसी तरीके से अपने आप को छुपाते हुए बावजूद इसके प्रियंका गांधी को ब्राह्मण चेहरे के रूप में उतार रही है। बीजेपी में हम देख ही रहे हैं, दिनेश शर्मा हो या अरविंद शर्मा हो या अब ये जितिन प्रसाद हो, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं और हम ब्राह्मणों के साथ हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ब्राह्मण रातों रात इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? जबकि जाति के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ ओबीसी 45% है उत्तर प्रदेश में, दलित वोट वो भी 20% के आसपास हैं, 20% ही मुस्लिम हैं, ब्राह्मणों जितने वोट तो हमारे यहाँ यादवों के भी हैं।
तो ऐसा क्या दौरा पड़ा सभी राजनीतिक दलों को, वो ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगे और ब्राह्मणों की माला जपने लगे? आप इस राजनीति को किस नजर से देखते हैं? वोट तो रवि जी, ब्राह्मण का भी पहले उतना ही ये इंपॉर्टेंट है जी। रवि जी, ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण क्यों गड़बड़ाए हुए और ब्राह्मण क्यों धुरी बना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इससे भाजपा का वोट बैंक गड़बड़ा गया। जाट वोट जो है वो काफी मात्रा में भाजपा से नाराज हो गया और जाट मुस्लिम जो है, जो पहले हमेशा चौधरी चरण सिंह के टाइम से होता रहा है, वो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी बन गया। तो भाजपा में घबराहट, भाजपा इससे मुड़ने के लिए उसे पता लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है, तो उसने ओबीसी का एक कार्ड खेला हुआ। रही मायावती की बात, मायावती ने अयोध्या में जो ब्राह्मण सम्मेलन किया है, इससे पहले 2019 से 20 में सपा ने 57 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए और 22 जिलों में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई। चूंकि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है, उसका रुझान है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ। बीच में जो बसपा ने राजनीति से थोड़ी विमुखता रही है मायावती की, भाजपा से डरी हुई हैं या भाजपा की बी टीम की तरह काम करती रही हैं। ये 4-5 साल में मायावती का जो तरीका रहा है राजनीति का, इससे जो मायावती का वोट बैंक है वो सपा की ओर मुड़ता दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम वोट सपा की तरफ मुड़ता दिखाई पड़ रहा है और ब्राह्मण वोट, इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को आप जो भी कहें मयंक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरे तमाम रिश्तेदार हैं, तमाम और जान पहचान के लोग हैं जो राजनीति से विमुख रहते हैं। उनका सबका कहना है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की राजनीति पूरी उत्तर प्रदेश में कर, गोरखपुर में हरशंकर तिवारी थे, उनको सत्ताच्युत करने के लिए योगी आदित्यनाथ आए एक महाबली बनके। अब वो महाबली पूरे उत्तर प्रदेश के महाबली, तो गोरखपुर की तरह वो पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। ब्राह्मण अगर कहीं पे सरकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर ब्राह्मण है तो योगी आदित्यनाथ की सत्ता में बच के नहीं जाएगा, वो मारा जाएगा। अभी आपने दो दिन पहले ही परिचर्चा करी थी आईजी जी की, जो गिरफ्तार हुए हैं, वो कुछ भाजपाइयों ने कहा कि वो ठाकुर लिखते हैं, अमिताभ ठाकुर। वो ठाकुर नहीं है, वो राय, ठीक है, ब्राह्मण ही आते हैं। ठाकुर पूरब में ठाकुर भी लिखते हैं, निष्कांत ठाकुर ब्राह्मण है, वो भी ठाकुर लिखते हैं, तो वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो दूसरी एक बात और है कि उत्तर प्रदेश की जो जातिगत आंकड़े हैं, जो जातिगत संरचना है, उसमें ब्राह्मण ठाकुरों से लगभग 2 गुने, 10% है ब्राह्मण तो 5-5.5% ठाकुर। भाजपा ने ठाकुरों को ही आगे किया है, ब्राह्मण को कभी नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र के बाद आप बताइए कौन से ब्राह्मण को भाजपा आगे है? दरअसल भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने माना है कि ब्राह्मण तो हमारी जागीर है। कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, इसमें कोई शक नहीं। बड़े काबिल मुख्यमंत्री दिए ब्राह्मण, इसमें भी कोई शक नहीं। 35 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन 3 दशक से, जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है, उसके बाद ब्राह्मणों को उभरने नहीं दिया कांग्रेस। अब आप हाल में ही देख लीजिए, इस साहब अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष, कितने लोग जान नहीं थे। जतिन प्रसाद क्यों छोड़ के चले गए, क्या नाम है उनका, तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। पंडित कमला त्रिपाठी के परिवार से कोई नहीं बन सकता था।
उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी उपेक्षा करी, भाजपा तो कर ही रही है, भाजपा तो उपेक्षा ही नहीं, पीट रही है, मार रही है। तो ये ब्राह्मण वोट अब सोच रहा है, अभी ये नहीं कह सकते कि किधर जाएगा। अब ये पहले ये था कि साहब ब्राह्मण कांग्रेस में था, राम मंदिर का मुद्दा उठा तो बीजेपी में चला गया, अब बीजेपी से तो अलग, बीजेपी से तो विमुख। और उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो अब मोदी लहर खत्म, मोदी वेव मोदी वेव सोच के अगर बीजेपी के नेता ये सोचे कि हम नैया पार कर लेंगे तो गलत, काम करना पड़ेगा। अब मोदी लहर नहीं है। दूसरे योगी आदित्यनाथ, अभी बीच में ये चला था, योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया ब्राह्मणों में थी, खुश थे ब्राह्मण। लेकिन अगर मयंक जी ये कहते हैं कि बीजेपी, मयंक जी तो केंद्रीय राजनीति में चले गए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे मयंक जी 10% ब्राह्मण थे, 5% वाले ठाकुरों को आप सत्ता में ला रहे हैं बार बार, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहाँ है? नहीं। अब मैं रवि जी एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि मुझे मेरा जो आकलन है कि जिसके पास 30% वोट होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो सत्ता में आए। और ये 30% वोट के लिए 10% ब्राह्मण वोट बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। मैं अजय जी आपको मैं ये रोकता हूँ क्योंकि जातिगत आंकड़ा हम सब लोग जानते हैं और हमारे सभी मतदाता भी उत्तर प्रदेश के जो 23 करोड़ की आबादी है वो सब जानती है और आंकड़े सबके सामने है। हम तो मूलतः ये बात करने जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अचानक ब्राह्मण इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, जबकि अन्य जातियां, अन्य धर्म के लोग भी ब्राह्मणों से अधिक संख्या में। देखिए, जाति धर्म की राजनीति कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है और इसका कोई भी स्वागत नहीं करेगा। निजी तौर पर मैं भी इसके खिलाफ हूं कि इस तरह की जातियां को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब देश की यह परंपरा बन चुकी है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जो राजनीति हमारी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसकी दो धुरियां हैं, उसमें एक जाति है और एक धर्म है। तो इससे हम कब तक विमुख रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। ये आदर्श स्थिति होगी, जैसा कि मयंक जी ने शुरू में कहा कि हम जाति के बिना बात करते हैं, धर्म से उठकर बात करते हैं, तो बहुत आदर्श स्थिति है। अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। सतीश शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं और मैं अपने और मेहमानों से भी 1-1 मिनट का समय और लूंगा कि 1 मिनट में दूसरी जो लोगों ने, वक्ताओं ने अपनी बात कही है उस पर प्रतिक्रिया के रूप में वो अपनी 1 मिनट में बात कंक्लूड करें। सतीश शर्मा जी पहले आप बोले। रवि जी, अभी आपने, अजय अवधित जी कह रहे थे कि मतदाता मुस्लिम का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। मैं बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए समाजवादी ने कुछ नहीं किया। आज उनके सबसे बड़े नेता आजम खान के ऊपर जो आज जेल में डाल दिया उनका पूरा परिवार, अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी ने कभी कुछ नहीं किया उनके बारे में। रही मायावती जी की बात, आज दलितों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस के मुख्य वोटर थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, उन सब पर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको त्रस्त कर रहे हैं, तीनों बिरादरियों को। और अभी अजय जी ने बताया कि जाट वोटर भी इस भारतीय जनता पार्टी से इस समय बहुत सख्त नाराज है। जो किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान की कोई बिरादरी नहीं होती है, हर बिरादरी का आदमी किसान होता है, हर किसान आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर से, विशेष तौर से, कि ये परशुराम के वंशज ब्राह्मणों पर जो आज अत्याचार हो रहा है, जो परशुराम की बेटी जो इन्होंने जेल में डाल रखी है एक क्रिमिनल के चक्कर में, वो तो क्रिमिनल नहीं थी, उन पे आरोप लगा दिया। ब्राह्मण इसलिए नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, चाहे केंद्र में बैठे मोदी जी हों, ये दलितों पर, मुस्लिमों पर, ब्राह्मणों पर विशेष तौर से ये हिंसा कर रहे हैं, उन्हें बंद कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं।
उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और जाट वोटर तो इनसे बहुत सख्त नाराज हो गया है। जो कम से कम पिछले चुनावों में मोदी जी के नाम पर काफी जाट वोटर चला गया था, ब्राह्मण भी चला गया। आपकी लगभग बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे लगता है आप जो कहना चाहते हैं वो अपने शब्दों में समेट चुके हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मयंक जी भी इस बात को कंक्लूड करना चाहेंगे और वक्ताओं की बातों पर प्रतिक्रिया के रूप में। मयंक जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार सभी जाति, सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी मजहबों का समावेश है। मैं सुरेश खन्ना जी आपके बहुत निकट परिचित हैं। वो जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं वहां मात्र 5 या 6 हजार पंजाबी वोट है, परंतु लगातार वो 8 बार से जीत रहे हैं। माननीय लालजी टंडन, बताइए आप टंडन समाज के कितने लोग हैं लखनऊ में? भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं करा। मेरी माँ मेयर रही गाजियाबाद की, थम्पिंग मेजोरिटी से जीती। बताइए हमने कौन सा वैश्य सम्मेलन आज तक करा? मैं किसी वैश्य समाज के सम्मेलन में जाकर मैंने कभी नहीं कहा मुझे वैश्य के नाते वोट दो। मैंने इतना ही कहा कि जब वोट देनी है भारतीय जनता पार्टी को, दमयंती गोयल को, उनकी मेरिट के आधार पर वोट दो। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, मेरिट के आधार पर, वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, दवाई हो, सफाई हो और नौजवानों के लिए कमाई हो, जो पैरामीटर चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से मेंटेन करके आज योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं, और उनके नेतृत्व में शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। कांग्रेस के पास में मात्र 7% वोट रह गया था। कांग्रेस के सब बड़े ब्राह्मण नेता आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और वो ब्राह्मण हो, सिख हो, पंजाबी हो, दलित हो, ओबीसी हो, जितने बड़े नेता हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। और जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेके चलेंगे और पूरी ताकत से 2022 में और अधिक मतदान करा के अच्छे वोटों से सरकार बनाएंगे। इतना ही मेरा सबमिशन। जी जी, अजय जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। अजय औदिची जी। आपने जो प्रश्न किया है कि आखिर ब्राह्मण केंद्र में क्यों आया है राजनीति के उत्तर प्रदेश के, ब्राह्मण इसीलिए आया है कि हर पार्टी, हर बड़ी पार्टी, चारों पार्टियों, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या रालोद हो, रालोद तो कुछ जिंदा सल होते दिखाई पड़ रहा है, उसमें सांस आती दिखाई पड़ रही है। और ये जो अभी मंत्री जी कह रहे थे कि जाट वोट कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो रहा है, ऐसा नहीं है। जाट वोट लौट रहा है अपने चौधरी चरण सिंह के, उनकी आत्मा चौधरी चरण सिंह की उनको नजर आने लगी है जाटों की, ठीक है। तो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद सर। रालोद जिसके साथ जाएगा उसकी बल्ले बल्ले होगी, इसलिए बड़ा दल नहीं, बड़े दल से नहीं मिलेंगे, ये कहा है अखिलेश यादव ने। रालोद बड़ा दल नहीं, उसका तो कोई विधायक ही नहीं, तो रालोद सपा में गठजोड़ की उम्मीद की जा रही है। ये जो गठजोड़ बन रहा है ये 30% वोट बनाता दिख रहा है। अगर रालोद सपा से मिल गया तो 30% वोट बनेगा और योगी जी की सत्ता से बेदखल होंगे। ये जो है, इसलिए ब्राह्मण जो वोट है ये फैक्टर बन गया है। ब्राह्मण वाकई में इस बार अगर लामबंद हो गया, और ब्राह्मण नाराज है इसलिए लामबंद तो कोई नहीं होता है, मुस्लिम वोट भी थोड़ा बीजेपी को भी जाता है। लामबंद के मतलब बहुसंख्यक जो वोट जो है वो जिधर चला गया। देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, महंगाई, ये भी बहुत बड़े फैक्टर। और ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता है, भले ही गरीब हो फिर भी पढ़ा लिखा हो। तो ये जो पेट से जुड़ा सवाल है ये भी बीजेपी से अलग कर रहा है। मुझे लगता है आज हमारी बात काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। हम बात को यहीं विराम देते हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मयंक गोयल जी का, सतीश शर्मा जी का और अजय औदिची जी का। आपने बहुत समय दिया और हम फिर जोड़ेंगे किसी और मुद्दे पर, हम फिर आप लोगों से समय लेंगे और वार्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।